ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश के। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ फूटा है लोगों का गुस्सा। इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। गुस्साई भीड़ ने KFC, बाटा के शोरूम में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी प्यूमा, पिज्जा हट जैसे ब्रांड के शोरूम में घुस गए। वीडियो में लूटपाट करते प्रदर्शनकारी साफ तौर पर नजर आए। बाटा का बहिष्कार भी करना है, लेकिन बांग्लादेश की जनता को बाटा के जूते भी पहनने हैं, क्योंकि बाटा के शोरूम को जब तोड़ा गया तो उसके बाद लोग वहां पर लूटपाट करते नजर आए और बाटा के शोरूम से तमाम जो स्लीपर्स जूते थे उनको अपने घर ले जाते नजर आए। मोहम्मद यूनिस के राज में बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जहां हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं खुलेआम सड़कों पर उत्पात भी मचा रहे हैं। दरअसल अब की बार बांग्लादेश में इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी बाटा, KFC, पिज्जा हट और प्यूमा जैसे ब्रांड के शोरूम में घुस गए और वहां रखे सामानों को नुकसान पहुंचाया। ये घटना उस वक्त हुई जब हजारों लोग फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सिलहट, चटगांव, खुलना, बरिशाल, कमीला और ढाका में सड़कों पर उतरे थे। माना जा रहा है कि ये हिंसा उन फेक न्यूज़ के चलते फैले जिनमें दावा किया गया था कि ये कंपनियां इसराइल से जुड़ी हैं। गौरतलब है कि ये घटना ऐसे समय हुई जब बांग्लादेशी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी की तैयारी कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए, फेक न्यूज़ और उसके बाद ये हालात जो हैं वो बांग्लादेश के आवाम, मानो अब बस काम आवाम का यही कि जहां देखो वहां तोड़फोड़ करनी है, प्रदर्शन करने हैं, बहिष्कार करना है और उसके बाद बांग्लादेश को आग के हवाले कर देना है। पहले जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से यहाँ आगजनी की गई, हिंदुओं के घरों पर, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें फिर सामने आई जहाँ पर ये कुछ कंपनियां जिनका विरोध कर रहे थे बांग्लादेश की जनता, लेकिन अफसोस इस बात का कि हकीकत कुछ और यहाँ पर कुछ और ही बातों में इन्हें फंसाया गया, उलझाया गया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश में भीड़ का तांडव आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई है। उसके बाद यहां पर गुस्साई भीड़ ने KFC, बाटा के शोरूम में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी प्यूमा, पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स के शोरूम में भी घुस गए और यहां पर डोमिनोज को भी प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया। वीडियो में लूटपाट करते दिखे प्रदर्शनकारियों और उनका आक्रोश, जहां पर उनके हाथों में डंडे और पत्थर हैं। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं ये लोग और साथ ही ढाका, सिलहट, चटगांव, खुलना, बरिशाल, कमीला में सड़कों पर ये लोग उतर कर आए। अचानक से भीड़, जिनके हाथों में डंडे थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, और उसके बाद सीधा इन लोगों ने कुछ चुनिंदा ऐसे शोरूम्स और दुकानें, ऐसे ब्रांड्स जिन पर इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना हकीकत जाने अटैक करना शुरू कर दिया। अब चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ हैं और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ पर और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तेजावत सर, आप ही का मैं रुख करना चाहूँगी। जिस तरीके से यहाँ पर कुछ खबरें फैली हकीकत जाने बगैर, मानो बांग्लादेश की जनता सिर्फ बैठी है इसीलिए कि जहां मौका मिले वहीं तोड़फोड़ कर दो, प्रदर्शन करना शुरू कर दो। उसके बाद जो स्थिति देखी गई बांग्लादेश की गंभीर है। मोहम्मद यूनिस के राज में और क्या कुछ बांग्लादेश में देखा जाएगा? यह वाकई दुखद है पिंकी जी कि बांग्लादेश में यह सब कुछ हो रहा है और यह साबित करता है कि वहाँ अर्ध अराजकता की स्थिति है, जहाँ सरकार का बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। जमीनी धरातल पर नौकरशाही एकदम डरी हुई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब ने उसके बाद में बहुत सारे कड़े फैसले लिए हैं, खासकर शेख हसीना के जो करीबी लोग थे। सेना में भी एक खास तरीके का असंतोष है। थोड़े दिन पहले कुछ बहुत बड़े जो सेना के जो अफसर थे, उनको भी एक तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया था। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं है और इसका असर भारत पे भी होगा। यह भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक अस्थिर पड़ोसी हमेशा समस्या ही खड़ी करेगा। दूसरी बात यह कि सरकार के स्तर पर फिलिस्तीनियों को लेकर सहानुभूति तो भारत की भी है, पर भारत में ऐसी अराजकता वाली स्थिति नहीं है कि आप इजरायली कंपनियों के नाम पर आप यूरो अमेरिकन कंपनीज को और उनके शोरूम्स को और उनको नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा होता है तो जो बाहर के जो निवेशक हैं वो यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट रुक चुकी है। अनुमान है कि जो इस साल हैं
वह उसका जो विकास दर है वो बहुत ही कम रहने की उम्मीद है। तो यह सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि यूनुस साहब का जो ये पूरा जो रिज़्म है, वो एक बहुत ही नकारात्मक रूप से बांग्लादेश के इतिहास में याद रखी जाएगी। तो जो कुछ हो रहा है पिंकी जी, वो ठीक नहीं हो रहा है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए। जिस तरीके से हालात जो है वो बांग्लादेश में बन चुके हैं। देवनाथ सर, क्या कहेंगे, कितना बड़ा नुकसान इन हालातों के बाद बांग्लादेश को झेलना पड़ सकता है? जिन भी ब्रांड्स को टारगेट किया गया है, उन ब्रांड्स के ऊपर अब क्या असर पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट से पहले जाहिर सी बात है बांग्लादेश में अब सोचा ही जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश में सिचुएशन बहुत नाजुक है, संवेदनशील है। अगस्त के महीने से वहाँ जो हो रहा है, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो त्रस्त हैं, परेशान हैं। एंड अंग्रेजी में एक कहावत है कि बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन में है। मन और मस्तिष्क बांग्लादेश के लोगों का अभी स्थिर नहीं है। तो थोड़ी सी अफवाह आती है सोशल मीडिया पे, तो लोग जो हैं वो एक अलग ही रुख पर चल पड़ते हैं। ये बहुत दरकार है कि बांग्लादेश की सरकार, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और सबसे बड़ी बात है पुलिस और कुछ हद तक मिलिट्री भी आम आवाम को ये आश्वासन दे कि बांग्लादेश में सिचुएशन आस्ते आस्ते नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन जो आम आवाम है उनको लीड कौन कर रही है? अलग अलग छोटे छोटे बहुत ही सेल्फिश, स्वार्थी शब्द है, मुस्लिम ग्रुप हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। और कुछ छात्र संगठन भी ऐसे हैं जिनको कि मालूम है कि अराजकता का माहौल फैलाने पर उनको एक पॉलिटिकल जमीन मिलती है। तो बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश की सरकार जो है जल्दी से वहां पर इलेक्शन कराए। इलेक्शन में होगा ये कि कम से कम ये तय हो जाएगा कि जो मेजोरिटी है उसकी सरकार बनेगी। अभी बांग्लादेश में हो क्या रहा है कि जिसके हाथ में पत्थर है, जो एक साथ मात्र 5,000 लोगों को सड़कों पर खींच सकता है, वही उस छोटे से कस्बे का या छोटे से शहर का मालिक बन जाता है, भले ही उस टाउन के 70% दूसरे लोग विरोध में हों। लेकिन बस आपको मोबिलाइज करना है भीड़ को डंडों के साथ, और अब तो हमने देख लिया, आग लगा दीजिए, मंदिरों पर हमला कर दीजिए, वही वहां पर कुछ सौ गुंडाई एलिमेंट्स के साथ पूरे कस्बे पर या छोटे से टाउन पर कब्जा कर लेता है। भारत सरकार सिचुएशन पर नजर रखी हुई है। भारत सरकार का एक बहुत पॉजिटिव रोल ये रहा है कि हमने अभी तक बांग्लादेश की इंटरनल मामलों में कोई दखल नहीं दिया है। हाँ, भारत सरकार एक छोटा सा काम कर सकती है कि मेरे को भी जरा बोलने में दिक्कत आ रही है कि भारत में कुछ सोशल मीडिया है, उसमें बहुत ही भयंकर बांग्लादेश विरोधी प्रोडक्शन मटेरियल पैदा हो रहा है। आप अगर भारत में भी सोशल मीडिया को फॉलो करें, कई बार तो टीवी चैनल्स को फॉलो करें, उसमें एंटी बांग्लादेश मटेरियल बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो रहा है। हो ये रहा क्योंकि मैं खुद बंगाल से हूँ, मेरे दादा दादी नाना नानी बांग्लादेश में थे उस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान। हो ये रहा है कि भारतीय सोशल मीडिया का जो ये एंटी बांग्लादेश कंटेंट है, इसको बांग्लादेश में अवांछनीय तत्व पिकअप कर रहे हैं और 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके 10 गुना ज्यादा बांग्लादेश की सोशल मीडिया में डाला जा रहा है कि देखो हिंदुस्तान के लोग बांग्लादेश का तरक्की देख के परेशान है, देखो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बांग्लादेश की बुराई कर रहे हैं, देखो हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश को दबाव में डाल दो। तो इससे क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश के जो अवांछनीय तत्व हैं इनको जमीन में इनकी पकड़ मजबूत हो रही है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को थोड़ा हिंट देना पड़ेगा, हमारी जो छोटी वाली मीडिया है या हमारी सोशल मीडिया है, कि एंटी बांग्लादेश मटेरियल को ज्यादा हवा ना दे भारत के अंदर। जी पिंकी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कदम होगा, छोटा कदम लेकिन मजबूत कदम ये होगा। जिस तरीके से सर आपने बखूबी बताया है कि एक बेहतरीन कदम होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश के आवाम टूट पड़ी इन ब्रांड्स पर, ये वो ब्रांड्स जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसके बाद भी इन ब्रांड्स के ऊपर जो है ज़बरदस्ती हमला किया गया है, जिनके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद इन पर हमला किया गया है। आप कह रहे हैं कि सरकार का आना बहुत ज़रूरी है, बांग्लादेश में चुनाव होने भी ज़रूरी है, तब जाकर स्थिति जो है वो बेहतर हो पाएगी। लेकिन अगर देवनाथ सर बात की जाए तो यहाँ पर तो मोहम्मद यूनिस ऐसे हालात बनने हमेशा ऐसे हालात को जो है वो हवा दे रहे हैं।
ताकि वो पूरी दुनिया को ये बता सके कि बांग्लादेश में अभी हालात जो हैं वो चुनाव के लायक नहीं है। ये स्थितियाँ, ये जो तस्वीरें हैं, ये कुछ यूं ही बयां कर रही हैं। तेजावत जी, क्या कहेंगे इस पर आप? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ऐसे हालात बना रहे हैं, उनकी मंशा ऐसी है ताकि वो दिखा सके दुनिया को कि बांग्लादेश में अभी हालात चुनाव के लायक नहीं है? बिल्कुल पिंकी जी, मैंने और देवनाथ साहब ने भी इंडिया न्यूज़ से कई बार इस संबंध में चर्चा की है, और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि यूनुस साहब ऐसा इसलिए चाहते हैं कि जो शेख हसीना की जो सरकार थी वो एक सेकुलर सरकार थी, तो उसके अगर ये खिलाफ उनको परिवर्तित करके अगर ये सरकार आई है तो उनको कोई थीसिस का एंटीथीसिस चाहिए। तो ऐसे में भारत विरोध के बूते पर ही यूनुस साहब वहां टिक सकते हैं, और उनको ये लगा कि इसके आधार पर वो मोबिलाइज कर पाएंगे। और बिल्कुल खुशकिस्मती से इंडिया न्यूज़ में मैं और देवनाथ साहब जब भी रहे हैं, हम उस प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं रहे हैं जो कि बांग्लादेश के विरोध में रहा है। और आरंभ में जैसा कि जो टोन था, तो कुछ ऐसी समझदार स्वर भी आए हैं, और जिसमें इंडिया न्यूज़ का भी एक जो बहुत सारे प्रोग्राम का एक स्वर रहा है, तो जिन्होंने चीजों को ठीक करने की भी कोशिश की है। भारत कभी भी यह संदेश नहीं देना चाहेगा कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ऐसा करने पर वहाँ की जो आवाम है, वह भारत के खिलाफ जो भावनाएं हैं वह और मजबूत होगी। इसलिए भारत को साइलेंटली देखना चाहिए कि अभी चीजें किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस बीच में वहाँ के कुछ जो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी है, वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी भी ला रहे हैं कि इन सारी चीजों के पीछे दरअसल विदेशी ताकतें हैं। जब वो विदेशी ताकतें कहते हैं तो उनका सीधा सीधा असर भारत की तरफ है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। वो केवल अपनी चमड़ी बचाने के लिए भारत पे इस तरीके का आरोप लगाते हैं, पर भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ इन्वेस्टमेंट ना आए। अगर वहाँ पे गरीबी रहेगी तो उसका असर तो भारत पे आएगा ना, वहाँ से पलायन होगा, उसका फिर जो उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और एक जो कमजोर बांग्लादेश है वह चीन की गोद में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का हित इसी में है कि भारत के साथ वह एक मिनिमम समझदारी को डेवलप कर लें और उसी के अनुसार वह अपना काम कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है पिंकी जी, यही बांग्लादेश के लिए ठीक है। और वहां के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उसका कितना गंभीरता से लेती है, ये उस पर डिपेंड करता है। यूनुस साहब को देखकर तो लगता नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेंगे, और यूनुस साहब वो भी नहीं है जब ये प्रोफेसर हुआ करते थे, वो वाले यूनुस साहब अब रहे भी नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है बांग्लादेश आगे, उसका क्या होता है। जी बिल्कुल 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 तेजावत जी, और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में जो है वो बांग्लादेश की कैसे तस्वीर होगी। फिलहाल तो तस्वीर जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तस्वीर ऐसी जिसमें पूरा बांग्लादेश जल रहा है, आग के हवाले कर दिया गया है, और उसके बाद मोहम्मद यूनुस जो है वो वहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी देरी ना हो जाए कहीं उनके जाने में। देवनाथ जी, क्या कहेंगे आप कि चुनाव को लेकर क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? पिंकी जी, बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप तो कह सकते हैं जो था, क्योंकि वहां बड़ी हवा चल रही कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल डालो, उसके हिसाब से तो केयरटेकर सरकार 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन कराने उचित होता। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अभी मोहम्मद यूनुस ने खुद दबाव में आकर, यूरोपियन देश बहुत दबाव डाल रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराओ, तो उन्होंने बोल दिया है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी तक इलेक्शन करा देंगे। यूरोपियन देश ऐसा दबाव बांग्लादेश के ऊपर क्यों डाल रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। जितने भी यूरोप के देश हैं, खासतौर से स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब बांग्लादेश में भलाई के लिए एज ए गुडविल जेस्चर, मानव उत्थान के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें यूरोपियन निवेश क्यों आया? क्योंकि यूरोप के लोगों को लगा कि 2 काम होगा इससे। यूरोप में एक भावना है कि दुनिया भर के गरीब लोगों को ऊपर उठाओ, गरीब मुल्कों को ऊपर उठाओ। तो यूरोप के लोगों ने दया भावना से बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि यूरोप के लोगों ने देखा कि 2 चीजें बांग्लादेश में काफी ज्यादा हैं। एक तो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी, और दूसरी चीज बहुत बड़ी तादाद में वहां महिलाओं का जो दमन हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर चालू करेंगे तो ट्रेडिशनली पूरी दुनिया में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वहां जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है तो एक नेचुरल वो देखा गया कि महिलाएं ज्यादा होती